तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक अभियान और एक प्रयास पे। तो जैसा कि अभी से पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ा था पदार्थ के बारे में, ठोस अवस्था के बारे में, ठोस अवस्था के प्रकार को पढ़े थे। तो आज की जो क्लास हमारी रहने वाली है वो ठोस अवस्था चैप्टर की ही है, लेकिन अगले टॉपिक की है। और टॉपिक का नाम क्या रहेगा? इकाई सेल। क्या रहेगा? इकाई सेल। तो आज की क्लास हमारी फुल्ली इकाई सेल पे चलेगी। हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि सेल कितने तरह के होते हैं। सेल का बहुत सारा मीनिंग होता है। अगर आप बायो में सेल पढ़ रहे हो तो यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है? कोशिका। फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो बैटरी। और अगर हम लोग इंग्लिश में अगर सेल बोलते हैं यानी कि सप्लाई करना, बेचना। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, वो भी केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो ठोस अवस्था, यानी कि जो पदार्थ होती है उसकी ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो यहाँ पे जो सेल आएगा वो हमारा किससे रिलेटेड रहेगा? ठोस पदार्थ से रहेगा। तो अभी हम लोग का जो भी क्लास चलेगा ये ठोस पदार्थ से रिलेटेड है और उसी सेल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इकाई सेल। इकाई सेल होता क्या है? तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में एक किताबी भाषा था, आपके एनसीईआरटी बुक की जो परिभाषा थी उसको लिखे है। कहता है कि आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति होने पर उसके संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? इकाई सेल कहलाते हैं। एक बार फिर से बताती हूँ, आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा भाग जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति हो पर संपूर्ण क्रिस्टल उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी बुक की परिभाषा है। अब हम लोग समझेंगे कि सेल होता क्या है, सेल कितने तरह के होते हैं और सभी सेल को अच्छे तरीके से समझ कैसे सकते हैं। तो देखिए, सेल समझ रहे हैं तो अब हम लोग यहाँ पे आपको पहले ही बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि सेल हमारा क्या है? इस वक्त एक ठोस पदार्थ के रूप में है। तो देखिए, सेल, इकाई सेल 2 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है आद्य एकक कोशिका या सरल सेल। आद्य एकक कोशिका या सरल सेल, और इसका इंग्लिश नेम होता है सिंपल यूनिट सेल। यानी कि इकाई सेल को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेल, और इसका पहला भाग है, पहला प्रकार है आद्य एकक कोशिका या सरल सेल, यानी कि सिंपल यूनिट सेल। तो इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सिंपल यूनिट सेल। दूसरा टाइप होता है इसका केंद्रित सेल, यानी कि सेंटर्ड सेल। क्या पढ़ेंगे? इसे सेंटर्ड सेल। तो सिंपल यूनिट सेल और सेंटर्ड सेल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आद्य एकक कोशिका या सरल सेल होता क्या है। आद्य एकक कोशिका या सरल सेल कहेंगे किसको या होता क्या है? तो कहेंगे सबसे पहले हम एक ठोस पदार्थ बनाते हैं, डाइज, यानी कि पासा। पासा को बनाते हैं और यहां से समझेंगे कि ये क्या होता है। चलिए, हमारा पासा रेडी है। अब देखिए, इस पूरे डाइज में कोना कितना है, कितने कॉर्नर है? तो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस पासा में टोटल कोना कितना है? 8 कॉर्नर्स है। तो अब हम लोग जानेंगे कि इसकी परिभाषा कैसे देंगे। सिंपल यूनिट सेल में हमने एक पासा का फिगर बनाया और वहां पे कोना, यानी कि कोना पे कण को दर्शा दिया। ये सारे बिंदी जो देख रहे हैं ये क्या है? हमारा कण है, इसके पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो अब हम इसको परिभाषित कैसे करेंगे? कहेंगे वैसा सेल जिसमें उपस्थित उसके कण या परमाणु केवल कोने पर उपस्थित हो या सिर्फ कोने पे दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? सरल सेल या आद्य एकक कोशिका कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, वैसा सेल जिसमें उसके कण या परमाणु केवल कोने पर दिखाई दे उसे क्या कहते हैं? सरल सेल कहते हैं। और एक चीज नोट में याद रखिएगा कि इसमें उपस्थित कुल परमाणु की जो संख्या होती है, कुल परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है।
कितनी होती है? 1। या फिर आप इसे लेंदी में लिख सकते हो 8 गुना 1/8। यहां से एक कॉर्नर का निकाल रहे हैं, टोटल कॉर्नर कितने हैं? 8, और यहां से एक कॉर्नर का निकालेंगे तो 8 क्या होगा? कट जाएगा, बचेगा 1। तो याद रखिएगा कि जो कण या परमाणु सिर्फ कोने पे दिखाई दे वो क्या कहलाते हैं? सिंपल सेल या सिंपल यूनिट सेल या सरल सेल या फिर अर्ध एकक कोशिका कहलाते हैं। और इसमें उपस्थित जो कुल परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। और ये अभी जितना भी हम लोग परमाणु की संख्या पढ़ेंगे और इसके अगले टॉपिक में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या को भी पढ़ेंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मायने रखता है। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं हम लोग दूसरे टाइप पे, केंद्रीय सेल यानी कि सेंटर सेल क्या होता है। तो सेंटर सेल को समझेंगे तो इसके लिए भी एक डाइस बना लेते हैं हम लोग। अब कहेंगे वैसा सेल जिसमें उसके उपस्थित कण या परमाणु कोने पर के अलावे, मतलब कोना पे तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ साथ केंद्र में भी दिखाई देते हैं। केंद्र में भी दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय सेल कहते हैं। याद रखिएगा परिभाषा, इसका नाम है केंद्रीय सेल। तो कहेंगे कि वैसा कण या परमाणु जिसके कण कोने पर के अलावे केंद्र में भी दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय सेल कहते हैं। और इसके 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पिंड केंद्रित सेल। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पिंड केंद्रित सेल। दूसरा टाइप इसका होता है फलक केंद्रित सेल और तीसरा टाइप होता है अंत केंद्रित सेल। इंग्लिश में भी आपको बताते हैं। पिंड केंद्रित को बोलते हैं बॉडी सेंटर सेल। बॉडी सेंटर सेल बोलेंगे तो इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हो BCC। क्या लिख सकते हैं? BCC, बॉडी सेंटर सेल। फलक केंद्रीय सेल को बोलेंगे फेस सेंटर सेल। क्या पढ़ते हैं? फेस सेंटर सेल। तो इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं FCC। क्या लिख सकते हैं? FCC। और ये अंत केंद्रित सेल यानी कि इंड हो रहा है तो इसे पढ़ेंगे इंड सेंटर सेल। तो इसे शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे ECC। तो उम्मीद कर रही हूं कि यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। इन तीनों को अलग अलग से समझते हैं। सबसे पहले आते हैं कि पिंड केंद्रित सेल। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, कैसे इसे याद रखेंगे? तो कहेंगे वैसा सेल जिसके कण या परमाणु कोने पर तो पाए जाते हैं, साथ ही साथ पिंड में भी यानी उसके बीच में भी पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? पिंड केंद्रित सेल कहेंगे। एक बार फिर से सुनिएगा, वैसा सेल जिसके कण या परमाणु कोने पर के अलावे पिंड में भी पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? पिंड केंद्रित सेल कहेंगे। और इसमें उपस्थित कुल परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। पिंड केंद्रित में उपस्थित कुल परमाणु की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 2। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फलक केंद्रित सेल, फेस सेंटर सेल को पढ़ेंगे। तो इसमें कहेंगे कि एक पासे में जितना भी फलक होगा, जितना भी सतह होगा, जितना भी सरफेस होगा, उस पे भी कण उपस्थित रहेगा। तो परिभाषा कैसे देंगे? तो कहेंगे वैसा सेल जिसके कण या परमाणु कोने पर के अलावे फलक पर भी पाए जाते हैं, फलक केंद्रित सेल कहलाते हैं। वैसा सेल जिसके कण या परमाणु कोने पर के अलावे फलक पर भी पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे? फलक केंद्रित सेल कहेंगे। और इसमें उपस्थित कुल परमाणु की संख्या 4 होती है। ठीक है, इसमें उपस्थित कुल परमाणु की संख्या कितनी? 4 होती है। नेक्स्ट आते हम लोग अंत केंद्रित सेल। तो कहेंगे कि वैसा सेल जिसके कण या परमाणु कोने पर के अलावे किन्हीं आमने सामने के 2 बिंदु पर पाए जाते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि वैसा सेल जिसके कण या परमाणु कोने पर के अलावे किन्हीं 2 अन्य बिंदु पर पाए जाते हैं या किसी 2 आमने सामने की सतह पर पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे? अंत केंद्रित सेल कहेंगे। मतलब अगर यहाँ पे रहेगा तो इसके सामने का जो सरफेस होगा, जो सतह होगा, दूसरा कण यहाँ पे रहेगा। किन्हीं 2 बिंदु पे बोल रहा है। अगर यहाँ पे नहीं रहेगा, अगर इस साइड है तो इसके सामने वाले सतह यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आमने सामने किन्हीं 2 बिंदु पे
पाए जाएंगे। कॉर्नर में तो ये रहेगा ही। और इसमें उपस्थित कुल परमाणु की संख्या याद रखिएगा 2 होती है। इसमें उपस्थित कुल परमाणु की संख्या 2 होती है। तो ये तो हमारा सेल यानी कि यूनिट सेल, और ये थे उसके प्रकार। साथ ही साथ हम लोग कुछ और भी बात करने वाले हैं आज की क्लास में। हम इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप लोग सेल को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जो भी बच्चे इस क्लास को स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं तो वो सबसे पहले इस चैप्टर का जो वीडियो फर्स्ट है और सेकेंड जो है, जिसमें आपको पदार्थ के बारे में और उसकी अवस्था के बारे में बतलाया गया है, तो पहले आप लोग वो वीडियो को देखें, साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण, और यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, और चांस ही नहीं, मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है 7 मूल क्रिस्टल तंत्र के नाम। ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखो। 7 मूल क्रिस्टल तंत्र के नाम। देखिए तो 7 मूल क्रिस्टल तंत्र होते हैं, जिसका आपको अक्षीय लंबाई, अक्षीय कोण और एग्जाम्पल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि नाम को याद कर लेते हैं। नाम को किस तरीके से याद करना है, तो 7 नाम है, इसे याद करना बहुत आसान है। पहला बोलेंगे घनाकार। क्या बोलेंगे? घनाकार। दूसरा होता है चतुष्कोणीय। क्या पढ़ेंगे? चतुष्कोणीय। और तीसरा क्रिस्टल का नाम होता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो क्रिस्टल होगा उसे कहते हैं एकंताक्ष। क्या पढ़ते हैं? एकंताक्ष। और 5वां नंबर होता है हमारा त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष पढ़ेंगे से। और 6 नंबर पे आप कह सकते हो षटकोणीय। क्या पढ़ेंगे? षटकोणीय। और लास्ट हमारा जो होता है उसे पढ़ते हैं समांतर। क्या पढ़ते हैं? समांतर। तो ये हमारे 7 मूल क्रिस्टल तंत्र के नाम है, जिसे आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। और साथ ही साथ इसका अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण भी हम आपको डीपली से समझाएंगे, और हम आपको अभी ही याद करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको याद कर लीजिए और सीरीज में याद करिएगा, क्योंकि यहां से जो इसका अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण होता है, फिर उसको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखते हैं कि सबसे ऊपर का तंत्र कौन होगा? घनाकार। दूसरे नंबर पे आएगा चतुष्कोणीय। तीसरे नंबर पे ऑर्थोरोम्बिक। चौथे नंबर पे आप कह सकते हो एकंताक्ष। फिर 5वें पे आएगा त्रिंताक्ष। 6ठे नंबर पे आएगा षटकोणीय। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे समांतर। क्या पढ़ेंगे? समांतर। तो उम्मीद करती हूँ कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए साथ ही साथ हम लोग इसकी अक्षीय लंबाई को लिख लेते हैं। ठीक है, क्या है हमारा अक्षीय लंबाई? तो देखिए अक्षीय लंबाई को याद करना बहुत आसान है। सबसे ऊपर कौन है मेरा? घनाकार। और सबसे नीचे क्या है? समांतर। तो इस दोनों का सेम होता है, तो अक्षीय लंबाई इसका हो जाएगा A=B=C। सबसे ऊपर का और सबसे नीचे का भी याद रखिएगा, A=B=C। ठीक है, यानी कि घनाकार और समांतर का दोनों ही सेम होता है। ठीक है, अब हमारा दूसरे नंबर पे क्या है? चतुष्कोणीय। आप देख सकते हो कि 7 मूल क्रिस्टल तंत्र में जो हमारा कोणीय वाला नाम है वो 2 ही नाम है, चतुष्कोणीय और षटकोणीय, यानी कि ये दोनों की अक्षीय लंबाई सेम तरीके की होगी। तो इसकी होती है A=B=0C।
ठीक है, तो षटकोणीय की भी क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी। ठीक है, बीच में बच कौन कौन सा गया, ऑर्थोरोमिक, एकम पक्ष, तृण पक्ष, यानी कि इस तीनों की कोई भी चीज बराबर नहीं होती है, तो आप इसे लिख सकते हो ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी, फिर ये सेम आ जाएगा और ये भी क्या होगा, सेम आ जाएगा। तो इसे याद भी करना बहुत आसान है। सबसे ऊपर का याद रखेंगे घनाकार और सबसे नीचे क्या है, समांतर, जिसकी लंबाई क्या होती है, सब बराबर होती है। दूसरा आता है कोणीय वाला, हमने दो नाम याद किए हैं, चतुष्कोणीय और षटकोणीय। तो कोणीय का होता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी, बाकी जो बीच में 3 बच गया है इसका कुछ भी बराबर नहीं होता है, तो आप बोल सकते हो ए इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी। तो इसे याद करना बहुत ही आसान है। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। बाकी आगे पढ़ने के लिए कल तक का वेट करिए। बहुत धन्यवाद आप लोग का, बहुत ही शुक्रिया। और साथ ही साथ उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं या फिर जो हमें पहले से जानते हैं एक अभियान के थ्रू उनके जरिए, तो मैं उनसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमारे साथ जिस तरीके से बने रहते थे और अभी भी इसी तरीके से बने रहिए। तो धन्यवाद।